Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is about inductive versus deductive method. So let's try to understand about what is inductive or deductive method. अगर मैं इंडक्टिव मेथड का नाम लूँ तो इंडक्टिव रीजनिंग भी कह दूँ तो कोई बुरा नहीं होगा क्योंकि दैट्स अ रीजनिंग मेथड और इंडक्टिव अप्रोच भी कह सकता हूँ। तो आखिर ये रीजनिंग या अप्रोच या मेथड आखिर कहाँ से आ गया और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम है कि अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने के लिए हमें एक रीजनिंग बेस चाहिए होता है। वी required a sound reasoning base to derive conclusion or to aim at different kind of information. अब ये जो रीजनिंग है ये हमारे पास दो किस्म की हो सकती है। या तो हम इंडक्टिव रीजनिंग कर सकते हैं या हम डिडक्टिव रीजनिंग कर सकते हैं। और ये इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये कौन सी रीजनिंग है जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक्सप्लोर करते हैं या डिफरेंट जनरलाइजेशन देते हैं। आखिर कैसे हमारे पास न्यू इंफॉर्मेशन आएगी जब हम डिफरेंट रिसर्चेस कर रहे होते हैं। तो इसमें पहले जो इंडक्टिव रीजनिंग है या इंडक्टिव अप्रोच है कि दिस इज अ रीजनिंग दैट गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब काफ़ी कम मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं लेकिन इसके अंदर एक पूरा समंदर जो है ना वो इसने कैद किया हुआ है। क्या मतलब है इसका कि स्पेसिफिक टू जनरल, एक ऐसी रीजनिंग, एक ऐसी मोड ऑफ एनालिसिस, एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस कि जिसमें आप स्पेसिफिक से जाते हो टूवर्ड्स जनरलाइजेशन। क्या मतलब अगेन इसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर केसेस लेते हो। आप स्टार्ट करते हो विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स और आप उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, हर एक से फर्दन फर्दन इंफॉर्मेशन लेते हो। आपने एक जो इंडिविजुअल है उससे आपने इंफॉर्मेशन हासिल की, फिर आप गए टूवर्ड्स सेकंड इंडिविजुअल एंड यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेकंड इंडिविजुअल, then you move towards third individual, then you move towards fourth individual, and you keep on collecting information from all of these individuals. And suppose at the end you have information from 10,000 individuals. अब ये आपके पास 10,000 individuals की जो information आपने फर्दन फर्दन उनसे ली है, when you combine all those informations you will see a trend and you will see कि जो individuals हैं, let's suppose it was focused on the problems of the individuals. So when you look at the data from all these 10,000 individuals, it will finally give you a generalization information, a generalized information. You know, an information which is concluded by you by looking at the data from all these specific cases. क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक केस है। तो आपने जब इन सारे इंडिविजुअल से डेटा लेके आखिर में कंक्लूड करते हो तो कैन यू सी कि यू आर मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस टूवर्ड्स जनरलाइजेशन। यू ड्रॉ कंक्लूजन और यू ड्रॉ फाइंडिंग्स बाय स्टडिंग ऑल द इंडिविजुअल्स। तो ये ऐसी जो रीजनिंग होगी या ऐसा जो मेथड आप इस्तेमाल करोगे या ऐसा जो अप्रोच आप यूज करोगे, दिस काइंड ऑफ अप्रोच और रीजनिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। Inductive reasoning involves observations and generalizations. अब ऑब्जर्वेशन का ये मतलब भी नहीं है कि आप बस उनको अपने आंखों से ऑब्जर्व कर रहे होते हो। Observation means कि you are taking data from individual cases, and that data from the individual cases may be through observation, it may be through questionnaire, it may be through interview, it can be from any of the research tools that we have in our research. But you go through this particular observation of the data and then you arrive at generalization. So remember, inductive reasoning or inductive approach is going from specific cases or particular cases towards a general law, towards a generalization.
It aims at discovering new theories and new principles. अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि जब आपके पास 10,000 इंडिविजुअल्स का डेटा मौजूद है, तो उनकी बेसिस पे जब आप आखिर में एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, तो अगर कंक्लूजन इतना वेरीफाइबल है कि मतलब जब भी आप स्टूडेंट्स को लेते हो तो आपके पास ऐसा ही रिजल्ट आएगा, तो कैन यू सी कि यू हैव आल्सो डिस्कवर्ड न्यू थ्योरी और न्यू प्रिंसिपल और न्यू जनरलाइजेशन। तो जो मोस्टली थ्योरीज हमारे बनते हैं वो इसी इंडक्टिव रीजनिंग से ही बनते हैं कि थ्योरीज क्या है या principles क्या है या what are laws. All these laws and theories are generalized form and they are made after studying different hundreds and hundreds of cases, and then you draw your theories from that particular many cases or individuals. Examples of inductive method would make it more clear. अब मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर से. For example, if you read the work of Shakespeare, you read the different plays or drama of the Shakespeare, and then by reading all the Shakespeare plays and dramas, आपको नजर आता है कि जो शेक्सपियर है वो एक माइसोगाइनिस्ट है या फेमिनिस्ट है. फेमिनिस्ट बेसिकली अपोजिट हुआ ना माइसोगाइनिस्ट के. तो when you observe, when you conclude that Shakespeare is a misogynist is basically a person who hates women, who has hatred for women. तो अगर आप शेक्सपियर के प्लेस को कुछ देख लें, फॉर एग्जांपल लेडी मैकबेथ है, जहाँ पे मैकबेथ है, जहाँ पे लेडी मैकबेथ इज डिपिक्टेड एज अ विलन कैरेक्टर. ये अगर आप हैमलेट को देख लो तो जहाँ पे क्वीन का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है. इसी तरह वो किंग लियर है जहाँ पे जो है ना उसमें भी एक नेगेटिव रोल है फीमेल का. तो आप जब इसको पढ़ते हो ना तो आखिर में आप जनरलाइज करते हो कि भाई शेक्सपियर तो मैसोगैनिस्ट है, ही हेट्स वुमेन, तो ये कोई बुरा नहीं होगा. तो आपने क्या किया, आपने इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल की है. आपने शेक्सपियर की इंडिविजुअल प्लेस को पढ़ के आखिर में उसको लेबल कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया. So this kind of reasoning is called inductive reasoning. एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे करते हैं ना कि आप अपनी लाइब्रेरी जाते हैं, एक बुक को उठाते हैं और वो देखते हैं ये तो पुरानी बुक है, फिर दूसरे शेल्फ में जाते हैं वहाँ से कोई बुक उठाते हैं तो वो भी पुरानी होती है. तो मतलब दो तीन बुक्स, हमारा तो ये आजकल तरीका है ना पाकिस्तानियों का कि बस दो तीन बुक्स देख के हम कहते हैं कि जी ये सारी की सारी जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं सारी पुरानी है. तो गलत करते हैं ना, मतलब है कि दिस इज़ एन इंडक्टिव रीजनिंग, लेकिन हमने गलत किया. हमने कैसे गलत किया, हमने जो केसेस लिए हैं वो बहुत कम लिए हैं. आपने तो सारी बुक्स तो नहीं देखी ना. मतलब है कि लाइब्रेरी में तो यार मतलब लाखों बुक्स हैं, उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स हैं. आप जब सारी बुक्स को इंडिविजुअल देखोगे तब उसके बाद आप बेस्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन सिर्फ तीन चार बुक्स पे आप जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि ईच बुक आई हैव सीन इन द लाइब्रेरी इज मोर देन अ ईयर ओल्ड, और फिर आप कहते हो कि देयरफॉर ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर ओवर अ ईयर ओल्ड. तो खैर इसमें तो मैंने लिखा है कि ईच बुक विच मीन्स कि यू हैव सीन ऑल द बुक्स. बट इफ़ यू जस्ट conclude on a few books, then that is inductive reasoning, but that reasoning is then not valid. It's not credible. तो हम ये भी करते हैं कि अगर आपने एक क्रेडिबल रिजल्ट निकालना है, एक वैलिड कंक्लूजन निकालना है, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होगी या आपका जो डेटा होगा वो ज़्यादा इंडिविजुअल से या ज़्यादा केसेस से आएगा. तो जितने ज़्यादा केसेस होंगे उतना ही आपकी जो कंक्लूजन है या जो जनरलाइजेशन है वो ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होगी. तीसरा, ऑल MS स्टूडेंट इन इंग्लिश प्रोग्राम्स आर एम्प्लॉयड. कि मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं वहाँ से देखता हूँ, एक बच्चे से पूछता हूँ कि भाई आप क्या जॉब कर रहे हो कि नहीं, आप सिर्फ MS कर रहे हो. और वो मुझे कहते हैं कि नहीं, ही इज़ डूइंग अ जॉब इन द मॉर्निंग एंड देयरफॉर कमिंग टू द क्लास इन द इवनिंग. और फिर मुझे दो तीन लोग और भी कह देते हैं. और फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर लूँ कि जी ऑल MS स्टूडेंट इन द इंग्लिश प्रोग्राम्स आर एम्प्लॉयड. तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी. और क्लास अब आपके लिए भी वही एक्टिविटी है कि जिस तरह हमारा एक अब तरीका बन चुका है कि आप एक ऐसे एग्जांपल्स मुझे दे दें, एक ऐसी रीजनिंग दे दें
कि जहाँ पे इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल हो रहा है या इंडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल हो रहा है। एक और एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं जो भी इंडक्टिव रीजनिंग है, और ज़ाहिर बात है इसमें अगेन मैंने डिफरेंट इंडिविजुअल एग्जांपल्स दिए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि मैंगो ट्री इज मेड अप ऑफ सेल। Then I go towards a pine tree and observe, and through the microscope, I see that the pine tree is also made up of cell. And then when I observe the apple tree and experiment with the apple tree, I also come to the same result कि apple tree is also made up of cell. अब इसके ऊपर what would be my generalization? मतलब these are individual cases. So what would be the possible my conclusion or generalization? तो ज़रा सा सोच लें एक 2 सेकंड। लेट मी गिव यू द आंसर कि इसका मतलब ये हुआ कि all the trees are made up of cells, which means that I have studied specific examples, and finally I have conclude my all observations. Activity again remains the same. You think of an example for inductive method or inductive reasoning. What are the conditions or requirement for inductive method? Which means how you will be doing a good inductive method or good inductive reasoning. उसके लिए एक बात तो ये है कि data should be accurately recorded, कि आप ज़ाहिर बात है आप इंडिविजुअल केसेस को ले रहे हो और फिर आखिर में आपने एक जनरलाइजेशन करनी है। तो for that generalization you should always try and you should always attempt कि जो डेटा आप ले रहे हो वो वेरीफाइबल हो, वो एक्यूरेट हो, वो ऑथेंटिक हो। तो आपका डेटा ऑथेंटिक होगा तो आपकी जो कंक्लूजन है वो भी रिलायबल बन जाएगी। और अगर आपने वैसे ही एफर्टलेसली काम किया तो फिर ज़ाहिर बात है आपका जो कंक्लूजन है या जनरलाइजेशन है तो वो भी फिर सही नहीं होगा। The second example is that the second requirement is basically is that data be collected from the right population, which means the population on which you are interested, so you should collect data from that particular population, and your generalization or conclusion will also be applicable to that particular population. मतलब अगर आपने देखें जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में ट्रीज को स्टडी किया, तो आपका जो जनरलाइजेशन है वो भी ट्री के ऊपर है, इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमन सेल्स। आपने कहा कि ऑल ट्रीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट यू कैन नॉट कंक्लूड फॉर ह्यूमन बिकॉज योर पॉपुलेशन वाज ट्रीज। अगर आपने ह्यूमन के लिए करना है देन आपने ह्यूमन की एग्जांपल्स लेनी है। Therefore data should be collected from right population, and the conclusion will be applicable to that particular population from which you have collected data. The third is you should collect data from adequate size of sample, कि आप जो सैंपल ले रहे हो, आप जो केसेस ले रहे हो, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उसका साइज एडिक्वेट हो, अप्रोप्रिएट हो। मतलब है कि कम ना हो, जितना आपके साइज जो सैंपल का साइज है वो बेहतर होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही आपकी कंक्लूजन और आपकी जो जनरलाइजेशन है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। The fourth is generalization should be drawn from the findings. Remember, your conclusion should be drawn from the data that you have obtained, that you have taken. ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप डेटा कोई और लो और आपका कंक्लूजन कुछ डिफरेंट हो। और हमेशा मतलब है कि जब भी मैं रिसर्च थीसिस को देखता हूँ तो वहाँ पे आखिर में जो स्टूडेंट्स ने अपनी फाइंडिंग्स दी होती है तो उसने वो डेटा कलेक्ट ही नहीं किया होता, और वो वहाँ पे मतलब है कि दिया जनरलाइजिंग कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कैसे हो सकता है, मतलब है कि यूर फाइंडिंग्स शुड बी कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा that you have obtained. The fifth is that the conclusions are probable, that they should be possible, they are not, they should not be unlikely to happen. अब जाहिर बात है डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है तो it should be practicable and it should be valid, तब आपकी कंक्लूजन भी probable होगी, वो possible होगी, and they would be realistic.
Now we are coming towards deduction or deductive method or deductive reasoning. अब जैसे आप लोगों ने इंडक्शन या इंडक्टिव मेथड सीख लिया है और आपको समझ भी आ गई है, तो अब आप उसको इन्वर्स कर लो या उसको कन्वर्स कर लो, तो वो बन जाएगा डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव रीजनिंग। तो काफ़ी सिंपल है और आई थिंक मतलब है कि एज ए स्टूडेंट मुझे हमेशा मज़ा आया है कि जब हम दो चीज़ें देखते हैं कि एक दूसरे के उलट हैं, हम एक को याद कर लेते हैं और दूसरा उसके ऑपोजिट होता है तो हम उसकी वर्डिंग को चेंज कर लेते हैं। लेकिन साथ में मैं यहाँ पे एम्फेसिस दूंगा कि आप लोगों ने इसको समझना भी है। ये नहीं कि एक पे आप रट्टा लगा दो फिर आप उसको अपोजिट कर दो कि चलें काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम यूनिवर्सिटी में रट्टा लगाना नहीं है, बल्कि इवन स्कूल में भी रट्टा लगाना नहीं है। Our purpose is to recall some of information, but also to understand more information and to be able to apply that particular information. So can now you give me what is deductive reasoning? अगर inductive reasoning को आप recall करो तो it was from specific to general, तो यहाँ पे मैं उसको उल्टा कर दूंगा, तो I would say it is from general to specific. It's a reasoning method from general to specific. And how to understand this? It's a reasoning process of applying general principles to specific cases or individuals. कि आप start करते हो from theory, you start from generalization. आपके पास एक general theory या laws तो बने हुए हैं, आप उसको उठाते हो और आप उसको फिर अप्लाई करते हो different individuals पे। अगर आपने ऐसी अप्रोच इस्तेमाल की कि जहाँ पे आपने जनरल प्रिंसिपल्स को या जो जनरलाइजेशन है या जो थ्योरीज हैं उसको अप्लाई किया ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, देन दिस काइंड ऑफ रीजनिंग वुड बी कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव मेथड. It aims at testing theories. Can you see why it aims at testing theories? Because you have started from generalization, you have started from theories, you have started from principles. तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली आपका मकसद क्या है कि आप थ्योरी को टेस्ट करना चाह रहे हो और आप उसको वेरीफाई करना चाह रहे हो और साथ में ज़ाहिर बात है आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो। तो चीज़ एक ही है कि मतलब अगर आपके पास ऐसी थ्योरीज हैं जो कि क्वेश्चनेबल है, आप उस पर बिलीव नहीं करते हो, तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो थ्रू डिडक्टिव मेथड। या आपके पास थ्योरीज मौजूद है, आप उस थ्योरीज को अप्लाई करना चाहते हो डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे कि क्या वो थ्योरीज डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे काम कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर नहीं करती तो आखिर क्यों नहीं करती, क्योंकि वो तो थ्योरी बन चुकी है। तो इफ इट इज नॉट अप्लाइंग टू दोज पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, सो व्हाट इज द लिमिटेशन that is making the theory not applicable to that particular individuals. फिर आपने उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर वो रीजंस कौन सी है कि थ्योरी काम नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि अगर मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करूं तो वो मेरे जहन में ज़्यादा स्टोर हो जानी चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू मी, इट शुड नॉट बी फॉरगेटन बाय मी इफ़ आई एम लर्निंग इट अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर मैं यही प्रैक्टिस बच्चों के साथ करता हूँ, एक पर्टिकुलर बच्चा है और मैं बार बार उसको वो मेमोराइज करने की कोशिश करा रहा हूँ, क्योंकि वो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक फैक्ट्स हैं कि उसने वो इन्फॉर्मेशन याद करनी है, कोई डेट है या कोई कोई नाम है, और वो उसको बार बार कर रहा है लेकिन उसको वो याद नहीं हो रहा, देन आई हैव टू सी कि आखिर उस पे वो थ्योरी काम क्यों नहीं कर रही है। व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर दिस डिलिमिटेशन, फॉर दिस थ्योरी नॉट वर्केबल। तो ये अगेन वी कैन टेस्ट डिफरेंट थ्योरीज और वी कैन टेस्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर फॉर डिफरेंट थ्योरीज। In deduction, the general rules are applied and is then narrowed down till we reach specific case. तो बात वही है कि मतलब we start from the theories and then we start reaching to the individuals and start applying those rules or theories to the individuals. Deduction also establish a logical relation between a major premise, a minor premise, and a conclusion.
तो यहाँ पे एक इसका एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है कि डिडक्शन में क्या होता है कि हम एक मेजर प्रेमिस को लेते हैं and we try to find a relation between the major premise, a minor premise and a conclusion कि वो जो हमारा मेजर रिजल्ट है वो क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे which will make this more clear कि what is a major premise and what is a minor and what is the conclusion and what is the relationship that we are studying in deduction. So a major premise is a previously accepted generalization. A minor is the specific case and conclusion is the relationship. अगर मैं इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करूं तो मेजर प्रेमिस से मुराद वो हमारी थ्योरी है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो जो हमारे पास लॉज बने हैं या जनरलाइजेशंस हैं, वो हमारे पास मेजर है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइनर कौन सा है? माइनर वो केस है जिसको हम ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप जनरल से जा रहे हो टूवर्ड स्पेसिफिक तो जो जनरल है वो आपका मेजर प्रेमिस हुआ और जो इंडिविजुअल है वो आपका माइनर प्रेमिस हुआ और कंक्लूजन वो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, मेजर और माइनर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कंक्लूजन है। एक एग्जांपल से ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन क्या चीज़ है। So the example is, uh, remember this is a an example taken from a Greek work और यहाँ पे मैंने ज़रा सा इसको चेंज कर दिया है। uh, जो मेजर प्रेमिस है या जो मेजर कंक्लूजन है वो क्या है कि ऑल men आर mortal, कि तमाम इंसान जो है वो फ़ानी है, हर इंसान ने मरना है। तो ये ज़ाहिरी बात है, देखें ये एक मेजर प्रेमिस है, ये एक कंक्लूजन है, मतलब है कि ये एक ट्रुथ है जिसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। और ये हमें ज़ाहिरी बात है मतलब मिला है, अगर हम इंडक्टिव मेथड से काम लें तो ये हमने डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देख के ये मेजर प्रेमिस बनाया हुआ है या डिस्कवर किया हुआ है। लेकिन इंडक्शन में हम उल्टा जा रहे हैं, तो हमने अब इसको उल्टा यूज़ किया, इन्वर्सली यूज़ किया कि ऑल मैन आर मोर्टल, कि तमाम इंसान जो है वो फ़ानी है। फिर नेक्स्ट क्या है कि हम ले रहे हैं एक केस को, गुल इज़ अ मैन, कि गुल एक आदमी है, तो ये माइनर है क्योंकि ये हमारा वो स्पेसिफिक केस है। तो ऑल मैन आर मोर्टल, गुल इज़ अ मैन, तो व्हाट इज़ अवर कंक्लूजन? अगर आप यहाँ से ज़रा सा सोचें कि तमाम इंसान फ़ानी है, इंसान से मुराद मतलब है कि मैन से मुराद इंसान है, हालांकि यहाँ पे इससे मुराद आदमी नहीं है। फिर है गुल इज़ अ मैन, कि गुल एक आदमी है, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं कहूँ कि आदमी से मुराद इंसान है, कि गुल इज़ अ मैन। तो कंक्लूजन क्या हुआ जो हमने यहाँ से ड्रॉ किया कि चूंकि तमाम इंसान फ़ानी है, गुल भी इंसान है, तो लिहाजा गुल भी फ़ानी है। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ। सो गुल इज़ आल्सो मोर्टल, और ये हमारा कंक्लूजन है। तो कैन यू सी कि ये हमने वो जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, इन दोनों को देख के हमने ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। तो ये अब जो हमने एग्जांपल दिया था कि डिडक्शन में हमारे पास मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन होता है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है जिसको हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह हमने देखें डिडक्शन किया, कि हमने इस जनरलाइजेशन या जनरल थ्योरी को लेके हमने इसे कंक्लूड किया। तो ये जो हमारी रीजनिंग है ये डिडक्टिव रीजनिंग है, ये डिडक्शन हम कर रहे हैं फ्रॉम द जनरलाइजेशन और फ्रॉम द मेजर प्रेमिस। अब नेक्स्ट है जो नेक्स्ट एग्जांपल, कि द बुक इज ऑन द टेबल, द टेबल इज ऑन द फ्लोर। अब आपने मुझे इसका कंक्लूजन देना है सोच के, अगर नहीं आ रहा तो आप ज़रा सा वीडियो को पॉज कर लें। द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि बुक टेबल के ऊपर है। द टेबल इज़ ऑन द फ्लोर, और टेबल फ्लोर के ऊपर है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? ज़रा सोचें इसके ऊपर कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो ड्रॉ। और ये हम डिडक्शन कर रहे हैं, हम एक इंफॉर्मेशन डिडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द केसेस दैट वी हैव।
So I hope now you have reached to the answer. So the conclusion is the book is above the floor. क्योंकि बुक टेबल के ऊपर है, टेबल फ्लोर के ऊपर है। तो अगर टेबल फ्लोर के ऊपर है और बुक टेबल के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक टेबल के ऊपर आ रही है, सॉरी बुक फ्लोर के ऊपर आ रही है, अबव है, ना कि फ्लोर के ऊपर उसके सरफेस के साथ है, बल्कि सरफेस से ऊपर की हाइट पे आ रही है। और ये मैथमेटिकल मैंने आपको दे दिया है, ये काफ़ी आसान है, या माशाल्लाह आप सारे लोग इसको कर सकते हो कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी and b is equal to c. So can you see I'm deducting result from these specific cases, from this case a is equal to b, b is equal to c, therefore हाँ बताएं, therefore a is equal to c, तो फिर a c के इक्वल है. So this is a deductive information which is derived from the information that we have. Deduction helps in problem solving and not discovering new truth or theories. क्योंकि ये देखें मतलब नज़र आ रहा है ना कि यहाँ से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके चलते हैं। मोस्टली रिसर्च में जब हम ये रीजनिंग करते हैं तो हमारा जो मकसद होता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें ये मैथमेटिकल मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और हमारा मकसद डिस्कवरी ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू ट्रुथ और थ्योरीज नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जनरलाइजेशन। तो हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, और वो बनी हुई है फ्रॉम इंडक्टिव मेथड। तो डिडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम थ्योरीज को बनाते नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा मकसद क्या होता है कि हम उन उस थ्योरी को लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें जो हमारे उस वक्त हमें फेस हो रहा है। एग्जाम्पल इसके मज़ीद आगे आ रही है। अच्छा, अब फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग देन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, एंड दिस इज़ अ डिडक्टिव रीजनिंग। कि अगर बारिश हो रही है तो जाहिर बात है उसके लिए क्लाउड का होना ज़रूरी है। तो मैंने कंक्लूड किया, मैंने डिडक्ट किया कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, दस इट वॉन्ट रेन। अब ये मजीद इंफॉर्मेशन ग्रो हो रही है अपॉन इस इंफॉर्मेशन कि अगर रेनिंग हो रही है, इफ इट इज रेनिंग देन दिस मींस देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इफ देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, तो आखिर में व्हाट कैन बी डिडक्ट, देन इट वोंट रेन, बारिश फिर नहीं होगी if there is no cloud in the sky. So this is information which is deducted from the information that we have. अब ये जो दूसरी एग्जांपल है, इंशाल्लाह आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। एवरीवन who eats beef is a non-veg. सिंपल है, John eats beef. So what can I draw from this? Based on this information, basically, everyone who eat beef is a non-veg. So if he eat beef, then he's a non-veg. So John eat beef. तो अगर John beef को eat कर रहा है, this means John is what? हाँ, फिर ये हुआ ना कि मतलब we can deduct the same information. Therefore, John is a non-veg or non-vegetarian. एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज generalized principle. All metals conduct electricity. Mercury is a metal, although it's liquid, but mercury is a metal. So the deduction is, therefore mercury conducts electricity. So I start from generalized and I go towards specific case. Okay, it would also apply, or it will also obey the same generalization. Now there is an activity for you class as usual. You write at least two examples of reduction. आप दो examples induction की आपने लिखनी है, और दो examples आपने deduction की लिखनी है. Let us discuss the conditions for deductive reasoning. We have already discussed the conditions for inductive reasoning. So the first condition for deductive reasoning is, I'm just trying to involve you in the process.
if you can answer me what may be the first condition for deductive reasoning. And the second condition is also, unknown at this time. So if you can also think for the second condition for deductive reasoning. तो मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ, अगर आप ज़रा सा सोच लें इसके ऊपर कि क्या हो सकता है. Let me start then. The first condition is that the general rule or the major premise must be correct. कि जो आप start कर रहे हो from a generalized theory या एक rule या जो major premise है, तो it should be correct. If the general rule is not correct, if the generalization is not correct, this means that आपका जो conclusion होगा वो valid नहीं होगा, वो information भी गलत हो जाएगी. तो हम इंश्योर करते हैं कि जो मेजर प्रीमिस है या जो जनरलाइजेशन है वो ट्रू होनी चाहिए. इट शुड बी करेक्ट. Can you now think of the second condition for deductive reasoning? तो काफ़ी आसान है और वो है कि the specific case or the minor must fall under the general rule. कि आपका जो specific case आप ले रहे हो, क्योंकि you are starting from general and you are moving towards the case, तो आपका जो केस है वो उस जनरल रूल के अंडर लाई कर रहा हो, वो उस कैटेगरी में अंदर आ रहा हो, तो अगर आएगा तब आप उसके ऊपर वो रिडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो. अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं जिस तरह हमने वो ट्री का एग्जांपल दी थी इंडक्शन में, और वो क्या था कि mango trees made up of cell, pine trees made up of cell. Therefore, the theory was or the generalization was that all trees are made up of cell. अब अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ इन इंडक्शन में, तो आई वुड से कि all trees are made up of cell. और फिर नेक्स्ट में जाऊंगा टूवर्ड स्पेसिफिक केस कि द मैंगो इज आल्सो अ ट्री या मैंगो ट्री इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल. तो ये मैंने वहां से इसको डिटेक्ट कर दिया है. अब अगर मैं कहूँ कि ऑल ट्रीज आर मेड अप ऑफ सेल एंड गुल इज अ मैन, देयरफॉर गुल इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल, तो गलत होगा ना, क्योंकि गुल तो मैन है और मैं ऊपर बात कर रहा हूँ ट्री के बारे में. तो यहाँ पे जो मेरा प्रेमिस है, जो माइनर प्रेमिस है, ये जो मेरा स्पेसिफिक केस है, इट इज़ नॉट कमिंग अंडर द मेजर प्रेमिस. एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि द मुस्लिम साइंटिस्ट्स वर वर्सेटाइल, which means that they were expert in different fields. Let's suppose they were good in science, they were good in philosophy, they were good in math, like this. तो यहाँ पे मतलब है कि they were good in different fields. तो एग्जाम्पल है कि the Muslim scientists were versatile. This is a generalized statement. Al-Haytham was a Muslim scientist. I forgot to just remove this as क्योंकि ये it should be singular. So Al-Haytham was a Muslim scientist. तो Al-Haytham के बारे में what can I deduct now? हाँ. So I can deduct that Al-Haytham is also versatile. ये Al-Haytham was also versatile. तो ये मैंने यहाँ पे rightly deduction कर ली है. अगर मैं कहूँ कि the Muslim scientists were versatile and Newton was a scientist, तो फिर जाहिर बात है न्यूटन was not a Muslim scientist. So this Newton case is not coming or falling under the major premise or the rule. So my deduction would also be a wrong deduction. So remember, first of all, this statement should be valid and true, and then the premise or the minor premise or our specific individual or case should also fall under the major premise, and then our deduction would be the right deduction. अब क्लास हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड तो कर लिया है, और यहाँ पे एक चीज़ जो फेस हो रही है वो ये है कि अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करूँ या मैं सिर्फ डिडक्टिव मेथड इस्तेमाल करूँ, तो किसी भी मेथड का सेपरेटली इस्तेमाल जो है ना वो वीक है. मतलब इट इज़ नॉट गिविंग मी अ वेरी कम्प्रिहेंसिव और अ वेरी रिलायबल आंसर. और इसीलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम फिर दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं. वी यूज्ड अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दिस रीजनिंग. वी गो फॉर इंडक्टिव
deductive reasoning or inductive deductive method or approach, which means that we try to use both the methods at the same time. हम दोनों को कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो मेथड है वो एक मुकम्मल आंसर नहीं दे सकता. अगर मैं कहूँ ना कि all trees are made up of cell and I'm starting from this deductive method, तो कैन यू सी कि ऑल ट्रीज आर मेड अप ऑफ सेल मेरे पास उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं इंडक्टिव मेथड ना करूं, जब तक मैं सारे ट्रीज को स्टडी करके ये ना कंक्लूड कर दूं कि ऑल ट्रीज आर मेड अप ऑफ सेल, आई कैन नॉट गो फॉर डिडक्शन. इसीलिए हम रिसर्च में कोशिश करते हैं कि हम दोनों की कम्बिनेशन इस्तेमाल करें, हम दोनों का मिक्स इस्तेमाल करें. वी यूज बोथ ऑफ दिस अप्रोचेज would which would be more systematic and scientific approach. So induction and deduction cannot be sharply separated, nor they can be used separately. और दोनों काफी आपस में ज़ाहिर बात है लिंक्ड है ना, कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते. सो इंडक्शन एंड डिडक्शन गो साइड बाय साइड, जिस तरह अभी मैंने कहा. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जरा सा इस पे फोकस करें कि द वेस्टर्न पब्लिशर ऑब्जर्व्स लो प्रॉफिट. कि जो वेस्ट में या यूरोप में जो पब्लिशर्स हैं, जो पब्लिशिंग एजेंसीज हैं, उनको उनको मतलब ये ऑब्जर्व हुआ, उन्होंने देखा कि उनका प्रॉफिट कम होता जा रहा है. तो उन्होंने उस पे डिडक्शन मेथड इस्तेमाल किया कि हमारा जो प्रॉफिट कम हो रहा है इसका मतलब है कि हमारी जो सेलिंग है मार्केट में वो कम हो रही है. तो ज़ाहिर बात है कोई भी बेवकूफ़ इसको डिडक्ट कर सकता है कि जी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कोई उठा नहीं रहा. आपकी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जो बुक्स पड़ी हुई हैं, वो कोई मतलब है कि उसको कोई बाय नहीं कर रहा, उसको कोई मतलब है कि कोई खरीद नहीं रहा, इसीलिए आपका प्रॉफिट कम है. तो ये तो था डिडक्शन. अब इसका क्या फ़ायदा, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका, क्योंकि इसका आंसर तो उसने डिडक्ट कर ली है, लेकिन आखिर क्या रीज़न है, क्यों मतलब है कि उनको ये लॉस हो रहा है, क्यों उनका जो उनकी जो बुक्स हैं वो मार्केट में मतलब कोई उसको ख़रीद नहीं रहा. उसके लिए दे हैव टू गो फॉर इंडक्टिव मेथड, क्योंकि ये तो डिडक्शन मेथड था ना कि दे हैव अ जनरलाइज स्टेटमेंट एंड देन दे कंक्लूड कि भाई आखिर क्यों ऐसा हो रहा है. सो ये तो होगा कि लेस प्रॉफिट देयरफॉर लेस सेल उनकी हो रही है. तो उन्होंने फिर इस पे रिसर्च की और उन्होंने जाके हर दुकान पे और हर जगह पे ये सर्च किया. तो कैन यू सी नाउ दे आर गोइंग फॉर स्पेसिफिक केसेस नाउ, they are going for individual bookshops and the market, and to the seller and to the buyer, and they are collecting data from the shops and from the buyer, from the people, कि why they are not buying the western books. और आखिर में जब उन्हें डेटा कलेक्ट कर लिए फ्रॉम ऑल दीज इंडिविजुअल केसेस, तो उनको कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि their books were not selling because there are now Asian writers who are in competitions. The Asian writers and the Asian publishers are publishing them, and therefore now the people are liking or like the books of the Asian writers, and therefore they are more on the sale. तो ये conclusion draw हुई from the individual cases. So now this solved the whole problem, and therefore this would make a good research or a more valid type of reasoning, which is inductive deductive reasoning. तो नॉर्मली क्लास हमने ये कोशिश करनी होती है कि अगर अच्छी रिसर्च है तो उसमें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों रीजनिंग को साथ लेके चलें, तो वो हमारे लिए एक अच्छी रिसर्च साबित होगी. अच्छा क्लास, यहाँ पे मैंने एक फिगर में दोनों को साथ में मेंशन कर दिया है, और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह हम इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों रीजनिंग को लेके चलते हैं. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ फॉर लेट सपोज फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल केसेस or individual events or specific cases. So by studying and collecting data from all these kind of individual cases, that I go through observation and collect data. अगेन ऑब्जर्वेशन से मुराद वो ऑब्जर्वेशन थ्रू आइज नहीं है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस. तो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दिस डेटा फ्रॉम द स्पेसिफिक केसेस, we have the induction, or we use the inductive method or inductive reasoning, and we have then
a general principle or generalization और conclusion और theories और a rule जो कि हमने डिस्कवर कर लिया. अब नेक्स्ट हमारी रिसर्च ये हो सकती है कि हम उस रूल्स को अप्लाई करें ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड देयरफॉर नाउ वी आर गोइंग फॉर डिडक्शन. So we start from general principle and then we apply on different cases and again we go for conclusion or prediction कि क्या उसने जो जनरल प्रिंसिपल है उसने स्पेसिफिक केस पे काम कर लिया कि नहीं किया. And then this helps us again go towards again more research on specific cases and therefore the cycle repeats on. So this would be a very good approach in our research reasoning. एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं साइकोलॉजी से रिलेटेड कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस एंड लेट मी गो टुवर्ड्स द द एक्सपेरिमेंट बाय द डॉग एक्सपेरिमेंट जिसको पेवलव ने किया था पेवलव एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग्स. So therefore he start from from dog and he took different kind of experiment on the dog, observe, and then therefore there is an induction method, induction reasoning, and he apply a principle which is basically the behaviorism कि जो उसने यहाँ से learn किया जो new उसने principles दिए कि we learn through behavior and we learn through conditioning, conditional learning if we go with that particular stimulus and response. तो अब अगर आप इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स को ले चलो ये जो जनरल प्रिंसिपल बन चुका है एंड यू अप्लाई दिस एज अ रिसर्चर इन द क्लास कि यू गिव a stimulus to the students and see कि what is the effect on them and whether they are learning or not. If they are not learning, then what is the possible reason for this? So can you see कि we have complete the whole cycle and therefore this will make a good type of reasoning and good kind of result. And in class as usual I asked for two example for inductive deductive approach or any example in which you can include both of these examples of inductive and deductive reasoning.